ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। आइए शुरू करते हैं क्लास, और ये सोच के बैठेंगे, ये एग्जाम के सबसे अहम एंगल में से एक एंगल है। एक सवाल की गारंटी यहां से होती है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरे फोकस, पूरी एनर्जी से सुनिएगा। हम क्या सीखने वाले हैं, स्पॉन्टेनिटी कैसे बताएं, किसकी साहब, इंसान की रिएक्शन की प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। मैं जो समझाने वाला हूं उसके पहले आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लिखते चलिएगा साथ में। इमेजिन करते हैं, सवाल कहता है कि हमारे पास एक रिएक्शन है, ये एग्जांपल है, और जो रिएक्शन है वो है ए से बना बी मान लीजिए, और सवाल हमसे कहता है इसका जो डेल्टा एच है वो दे रखा है 30 किलो जूल पर मोल, और सवाल हमसे कहता है साहब कि इसका जो डेल्टा एस है वो दे रखा है 0.06 किलो जूल पर केल्विन। जैसा कि आप सभी बच्चों को याद है, डेल्टा एस यानी क्यू बाई टी यानी जूल पर केल्विन, राइट। तो अभी मैंने लिख दिया किलो जूल पर केल्विन। हमें प्रश्न में डेल्टा एच दिया है, हमें प्रश्न में डेल्टा एस दिया है, हेलो। और सवाल में दे रखा है टेम्परेचर, सवाल में दे रखा है टेम्परेचर, टेम्परेचर लिख लीजिएगा 400 केल्विन, टेम्परेचर लिख लीजिएगा 400 केल्विन। और सवाल हमसे कहता है कैलकुलेट 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 नंबर वन डेल्टा जी, कैलकुलेट नंबर वन डेल्टा जी, नंबर टू स्पॉन और नॉन स्पॉन। प्रश्न हमसे कहता है कि सबसे पहले तो आप डेल्टा जी निकाल के बताइए, और बताइए ये स्पॉन है कि नहीं है। तो बच्चे बच्चे को कंसेप्ट याद है कि अगर कभी डेल्टा जी निगेटिव होगा यानी स्पॉन है, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा यानी नॉन स्पॉन है, याद आ रहा है, और डेल्टा जी जीरो होगा यानी इक्विलिब्रियम है। अब इस सवाल को कैसे करें, आइए मिलके करते हैं, क्योंकि एग्जांपल है तो कंसेप्ट सीखना है। अब जैसे सर ने डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया तो बच्चे बच्चे को तुरंत एक फॉर्मूला याद आ गया, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो हाँ या ना। क्या सर ने सवाल में डेल्टा एस दे रखा है? दे रखा है। क्या सर ने सवाल में टेम्परेचर दे रखा है? दे रखा है। क्या सर ने सवाल में डेल्टा एस दे रखा है? दे रखा है। जरा मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आता है, जरा मल्टीप्लाई करिए और कितना आता है, माइनस की प्लस, सॉल्व करें 6 चौको 24 चलेगा। जब आपने इसे सॉल्व किया तो कितना है मेरे बच्चे? 6। और ये डेल्टा जी है, तो जरा सोच के बताना यूनिट क्या होगा। ये भी था किलो जूल और ये भी था किलो जूल, तो ये किसमें आ जाएगा? किलो जूल। बोलो हाँ या ना। कंसेप्ट नंबर वन, क्या आप सबने डेल्टा जी को निकाला? डेल्टा जी पॉजिटिव आया निगेटिव? और डेल्टा जी पॉजिटिव आने का एक सिंपल सा मतलब है ये रिएक्शन स्पॉन है कि नॉन स्पॉन? नॉन स्पॉन। खेल खत्म। बोलो हाँ या ना। अब इसी सवाल को ऐसे नहीं ऐसे करता हूं, सेम सवाल। अब सवाल पूछने का अंदाज देखना। सवाल कहेगा दिस 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 आइडेंटिफाई, क्या बोला सर ने? आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई एट विच टेम्परेचर, आइडेंटिफाई एट विच टेम्परेचर रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। पता करिए कि वो कौन सा टेम्परेचर है जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। पता करिए कि वो कौन सा टेम्परेचर है जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब ये प्रश्न हम करें तो कैसे करें मेरे बच्चों, जरा बोर्ड पे आइएगा। क्या सबको डेल्टा जी का फॉर्मूला याद है? डेल्टा जी का फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो ना, डेल्टा जी का फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस। अब बोर्ड पे आना, मुझे क्या बताना कब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? कब स्पॉन्टेनियस? ये स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब भी पता करना है तो सबसे पहले आपने हमेशा निकालना होगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? इक्विलिब्रियम। अब हम सबसे पहले निकालते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। वो कैसे निकालेंगे सुनिएगा। क्या मैं डेल्टा जी को जीरो कर दूं? और अगर मैं डेल्टा जी को जीरो कर दूंगा तो कह दूंगा डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस, हाँ या ना। इसको मैंने किया सिंप्लीफाई, तो टेम्परेचर आ गया डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। सॉल्व करोगे तो आएगा 30 अपॉन 0.06, ऊपर जाएगा 100, 6 यानी कितना आ गया? 500। ये 500 केल्विन क्या है? यानी अगर मैं यहां पे रख देता 500 तो ये पूरा और ये पूरा बराबर होता। पूरी क्लास का ध्यान बोर्ड पे चाहिए। अगर मैं यहां रख देता तो क्या ये पूरा और ये पूरा बराबर होता? बोलो भाई, ये पूरा और ये पूरा। लेकिन मुझे बराबर नहीं करना, मुझे क्या करना? स्पॉन। स्पॉन के लिए इसे बड़ा करना होगा कि छोटा? तो जो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर आया उस पे तो ये जीरो होगा, तो मुझे जीरो से इसको बड़ा करने के लिए टेम्परेचर को बड़ा करूं कि छोटा? बड़ा। यानी आप कहोगे सर ये स्पॉन तब होगा, ये स्पॉन तब होगा, ये स्पॉन तब होगा, बोल दो ना, जब टेम्परेचर 500 केल्विन से बड़ा होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? अब अपन एक नियम बनाते हैं, जब भी हमें स्पॉन या नॉन स्पॉन बताना होगा सबसे पहले पकड़ेंगे स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर के लिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, और जैसे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पता चलेगा कह देंगे या तो उससे ऊपर, कह देंगे या तो उससे।
क्या ये बात समझ में आई? अब हम बार-बार इतना कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे वो सुनिएगा, राइट? इसे लिख लेना और कहेंगे हम ये स्पॉन्टेनियस होगा एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 500 केल्विन। अब हम क्या करने वाले हैं वो सीखने की कोशिश करिएगा। देखो दुनिया की कोई भी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का अपना डेल्टा H होगा और अपना डेल्टा S होगा, मानते हो? दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो उसका अपना और उसका अपना डेल्टा, क्या डेल्टा H नेगेटिव हो सकता है? बोलो ना, क्या डेल्टा S भी नेगेटिव हो सकता है? तो जरा बोर्ड पे आइएगा और मैं आपके सामने, सबका ध्यान अब बोर्ड पे चाहिए बच्चों, मैं आपके सामने दुनिया की सभी रिएक्शन का डेल्टा H और डेल्टा S का कॉम्बिनेशन लिखता हूं और ये पता करने की कोशिश करूंगा कि वो कब स्पॉन्टेनियस होंगे। गौर फरमाइएगा, मैं नॉन स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन नहीं बता रहा हूं, मैं किसकी कंडीशन बता रहा हूं? तो अगर मैं स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन बता दूंगा तो क्या आप सभी नॉन स्पॉन्टेनिटी अपने आप सोच लोगे? बोलो। अगर मैं बता दूंगा कि ये कब स्पॉन होगा तो क्या आप नॉन स्पॉन नहीं बता सकते? बोलो ना यार। अब सुनिएगा, क्या रिएक्शन कभी डेल्टा H नेगेटिव हो सकता है? क्या डेल्टा S भी नेगेटिव हो? क्या डेल्टा H पॉजिटिव हो? क्या डेल्टा S नेगेटिव हो? डेल्टा H नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और डेल्टा H पॉजिटिव हो तो ये, मुझे लगता है दुनिया की कोई भी रिएक्शन है इतने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, बोलो हाँ या ना। अब आपको सोचना क्या, सुनिएगा, इसका सही तरीका तो ये पूरा मैथमेटिकल है, लेकिन आप इतना ना सोचे, आप इतना सोचे जब दोनों हो नेगेटिव, क्या बोला सर ने? जब दोनों हो नेगेटिव तो ये होगा स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, जब दोनों हो नेगेटिव तो ये होगा स्पॉन्टेनियस एट, एक मिनट सर, स्पॉन्टेनिटी बता रहे हैं कि नॉन स्पॉन्टेनिटी? तो ये स्पॉन्टेनियस होगा लो टेम्परेचर पर, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा क्या आपसे लो कि मुझसे लो? इक्विलिब्रियम से लो। नॉन स्पॉन्टेनियस हाई पे, आपसे हाई कि मुझसे हाई? इक्विलिब्रियम से। इज दिस क्लियर? आप समझना, क्या ये दोनों यहां पे माइनस थे तो स्पॉन्टेनियस एट, क्या ये दोनों यहां पे प्लस है? तो वही वाली बात है कि ये भी है प्लस और, तो स्पॉन्टेनियस कब हुआ? 500 की 500 से ज्यादा, 500 से। तो ऐसा सोचो ना कि जब दोनों होंगे प्लस, जब दोनों होंगे तो स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, इज दिस क्लियर? और जब दोनों होंगे माइनस तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। बोलो डन। कितना आसान है, माइनस मतलब निगेटिव मतलब लो, पॉजिटिव मतलब प्लस मतलब हाई, दोनों होंगे प्लस तो हाई पर, दोनों होंगे निगेटिव तो लो पर। कौन सा कठिन है यार? नहीं समझे? अब जरा बोर्ड पे आना, ये डेल्टा एच कैसा है ये वाला? क्या आप दुनिया घूमने गए थे तो आपने क्या देखा? या तो एनर्जी घटती है या तो रैंडमनेस, याद आ रहा है क्या? दो पॉइंट लिखे थे, या तो एनर्जी या तो रैंडमनेस। सोने पे सुहागा अगर दोनों साथ में होती है, नहीं याद आ रहा है? क्या यहां एनर्जी घट रही है और यहां रैंडमनेस? ये क्या हमेशा 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 स्पॉन होगा? चाहे ऐसे सोचो चाहे ऐसे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, एनर्जी का घटना ये निगेटिव हुआ कि पॉजिटिव? और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव तो होगा। यानी अगर कभी एनर्जी घट रही है और एंट्रोपी बढ़ रही है, अरे दुनिया को इससे अच्छा चाहिए क्या? वो तो आपने पहले क्या बोला, एनर्जी घटना, तो फिर मैंने हाथ में बर्फ रखा था, तो पता चला नहीं सर एनर्जी घटना मात्र क्राइटेरिया, तो पता चला जहां जहां एनर्जी नहीं घटती वहां वहां रैंडमनेस। और अगर कहीं एनर्जी भी घट रही हो, रैंडमनेस भी बढ़ रही हो, उससे अच्छा दुनिया में और क्या चाहिए भाई? यानी मैं कह दूं एनर्जी का घटना, रैंडमनेस का, क्या ये ऑलवेज स्पॉन होगा? और अगर समझ पाए तो जरा अगला बताना, यहां एनर्जी घट रही कि बढ़ रही? एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी, ऐसा ब्रह्मांड में कभी होने वाला नहीं। नहीं समझे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो आसान है, दोनों नेगेटिव तो लो, दोनों पॉजिटिव तो हाई, आपसे हाई कि मुझसे हाई? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से हाई, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से लो। नहीं बैक स्लाइड नहीं जाएगा, छोड़ दो उसे। लिखिएगा, उसे नहीं लिख पाए थे क्या? लिखने का टाइम दिया था, जल्दी फोटो खींच ले, पहले से लिखे। तो याद रखिएगा, ना आपसे लो ना मुझसे लो, इक्विलिब्रियम से लो और इक्विलिब्रियम से हाई। हेलो, अगर आप इसे समझ पाए हैं तो कुछ एक छोटे छोटे सवाल मैं आपके सामने लिख देता हूं। N2+3H2 से बना 2NH3, और सवाल कहता है इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है मान लो 373 केल्विन। तो प्रश्न पूछता है फॉर स्पॉन्टेनिटी, हाँ बच्चे को इतना चालाक बनना होगा,
कि अगर सर स्पॉन्टेनिटी सिखा रहे हैं तो उसे उल्टा करके नॉन स्पॉन सीखना भी आना चाहिए। सर कह रहे दोनों माइनस तो स्पॉन एट लो, तो दोनों माइनस तो नॉन स्पॉन एट हाई। थोड़ा दिमाग को इतना तो सोचने में मजबूर करना पड़ेगा। टेम्परेचर 373 केल्विन इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लिख लेना, ये इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। तो सवाल कहता है फॉर स्पॉन। अच्छा, मैंने इसमें ना डेल्टा एच बोला ना डेल्टा एस बोला, तो बच्चे को मैंने इस काबिल बना रखा है कि वो रिएक्शन देख के डेल्टा एच भी सोच सकता है, डेल्टा एस भी सोच सकता है। डेल्टा एनजी का कंसेप्ट, राइट? सोचेंगे तो फॉर स्पॉन्टेनिटी सवाल कहता है ऑप्शन नंबर 1 373, ऑप्शन नंबर 2 ग्रेटर देन 373, ऑप्शन नंबर 3 लेस देन 373, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। आपको खत्म करने की जल्दी है क्या? नहीं, आसान बहुत है, 2 दिन शाम को आइए, हो जाएगा। ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा वो। चलो चलो, 5 नहीं 28 को हो जाएगा, कैसी बातें कर रहे हैं। होली खेलोगे क्या? घर में खेलिएगा। लिखिए, तो अभी किसी का खत्म नहीं हुआ क्या? कुछ क्लास से खाली जाएंगे ना यार, ना खेलेंगे लास्ट में। हाँ? अरे आखिरी तक, आखिरी छक्का मारेंगे, है ना? लिखिएगा जरा, मैच जीत रहे हम तभी। अच्छा, आज मैच भी है क्या? पढ़ाई करिएगा चुपचाप से, है ना? पेपर भी है, पूछ रहा था मैं। N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, टेम्परेचर है 373 केल्विन। आपको बताना है कि बताइए ये कब स्पॉन होगा 373 पे कि 373 से ज्यादा और कम पे। देखिए बड़ा सरल सा मामला है। सबसे पहले आप इसका डेल्टा एच और डेल्टा एस पहचानिए। पहचान गए? बताओ इसका डेल्टा एनजी कैसा है? बहुत बढ़िया। और अगर डेल्टा एनजी निगेटिव है तो डेल्टा एच भी। अरे ये तो किसी और चैप्टर में सर ने पढ़ाया था, तो क्या वो अगले साल के लिए पढ़ाया था? काम करिए उसका यूज। डेल्टा एनजी निगेटिव है तो डेल्टा एच निगेटिव होगा, हाँ या ना? अच्छा, डेल्टा एनजी निगेटिव है तो डेल्टा एस भी निगेटिव होगा। ये भी है माइनस, ये भी है माइनस, स्पॉन एट आपसे लो कि मुझसे लो, आंसर विल बी नथिंग बट, ये हुई ना बात, खट से आंसर, दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा। इज दिस क्लियर? और सवाल करते हैं, पहले एक बार सारे कंसेप्ट निपटा ले, ठीक? इसको सेव किए रहना, भूल मत जाना, भूलोगे तो नहीं। कितने कंसेप्ट बताए? डेल्टा जी का मेन फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी का दूसरा फॉर्मूला माइनस टी डेल्टा एस टोटल। नेक्स्ट कंसेप्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, रिवाइज करते रहिए, चलेगा? बढ़े आगे, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों एक होता है डेल्टा जी और एक होता है डेल्टा जी नॉट। एक होता है और एक होता है, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट। कंसेप्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट, और ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट। देखो सबसे पहले मैं आपको डेल्टा जी नॉट समझाऊं उसके पहले आपको दो शब्द बता दूं। एक शब्द होता है, लिखते चलिएगा प्लीज साथ में, एक शब्द होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, एक शब्द होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, और एक शब्द होता है स्टैंडर्ड स्टेट। बहुत सारी जनता इसमें अक्सर कंफ्यूज होती है और जीवन भर कंफ्यूज रहती है। इसको बहुत सरल भाषा में ऐसे सीखिए, जब भी सर बोले स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन है मतलब परिस्थिति है, और वो स्टैंडर्ड स्टेट है यानी कि अवस्था है। अवस्था किसी की होती है, परिस्थिति बनाई जाती है। ये परिस्थिति है और वो अवस्था है। तो सर ये कौन सी परिस्थिति है? ये वो कंडीशन है, लिखते रहना, मैं लिखने का समय नहीं दूंगा। ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जहां पर लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं या स्टडी करते हैं, जहां पर लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं या स्टडी करते हैं। तो जब भी आप लैब में स्टडी करते हैं, क्या वहां बगल में ज्वालामुखी जला के करते हैं? तो क्या बगल में पूरे बर्फ बर्फ रख के करते हैं ना? आप जब लैब में स्टडी करते हैं तो वहां की कंडीशन नॉर्मल होती है, और सभी बच्चों को पता है वहां टेम्परेचर इन जनरल कितना होता है? 25। हाँ, आप मुझसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो सर मैं साइबेरिया में हूं तो, हाँ या ना? मैंने एक वर्ड बोला इन जनरल, इसे रूम टेम्परेचर माना जाता है। अच्छा, जब आप लैब में होते हो तो चंद्रमा में लैब बनाई है कि पाताल में? धरती पे। और धरती पे इन जनरल प्रेशर कितना होता है? 180। अच्छा, कई बार इसे 180 भी कहते हैं, कई बार इसे 1 बार भी कहते हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं। अच्छा, जब आप लेबोरेटरी में पढ़ाई करते हैं या कुछ भी स्टडी करते हैं तो उसमें जो सोल्यूशन कंसंट्रेशन लेंगे 1000 मोलर तो नहीं लेंगे। बहुत सिंपल सी बात है भाई, 1 मोलर। इसे कहा गया स्टैंडर्ड कंडीशन। और सरल भाषा में मैंने टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन लिखा। कल को आप किसी ऐसी चीज की स्टडी कर रहे हो जो बहुत अजीब सी है, तो आप उसे किस कंडीशन पे नॉर्मली स्टडी करते हो, उसी का नाम है स्टैंडर्ड कंडीशन।
क्या नाम है? बड़ी सरल सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी, वो कंडीशन है, पूरा हिंदी में लिखा है, जहां पर लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं या स्टडी करते हैं, उसी का नाम है, बोलो डन। अब स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? किसी भी सब्सटेंस का, अच्छा अवस्था तो किसी सब्सटेंस की होगी, किसी भी सब्सटेंस की वो वाली अवस्था जो स्टैंडर्ड कंडीशन में सबसे ज्यादा नेचुरल अबंडेंट है। और फरमाइएगा, किसी भी, लिखो एक लाइन, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वो स्टेट, वो स्टेट जो स्टैंडर्ड कंडीशन में, जो स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब ये राइट, जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नेचर में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा, सबसे ज्यादा अबंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम और इन कंडीशन पे देखोगे तो कार्बन आपको कैसे सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलेगा? ग्रेफाइट के रूप में कि डायमंड के रूप में? डायमंड के रूप में यहां नहीं मिलता। ऐसे डायमंड गिरा होता तो हर जगह खुदाई करने की आवश्यकता क्या थी? वो इन कंडीशन पे मिलता नहीं। तो किसी भी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड स्टेट मतलब वो वाला स्टेट जो स्टैंडर्ड कंडीशन में सबसे मोस्ट अबंडेंट, मैंने मोस्ट स्टेबल ना बोला, क्या बोला? अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा। जैसे बात करूं मैं हाइड्रोजन की, तो बताओ हाइड्रोजन नेचर में मिलता है नॉर्मल कंडीशन में तो सबसे ज्यादा स्टेबल या मोस्ट अबंडेंट किस रूप मिलता है? हाइड्रोजन गैस। इन्हीं को उसका मान लिया गया स्टैंडर्ड स्टेट। क्या मान लिया गया? जिसे मैं कुछ देर में डिटेल में लिखाऊंगा। फिलहाल जब भी कभी कोई सब्सटेंस होगा अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, जब भी कोई सब्सटेंस होगा अपने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट? क्लियर है? एक दो बता दो। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट बताओ। कार्बन ग्रेफाइट, ये कार्बन गैस तो नहीं है ना? अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन का, तो क्या बोलोगे? H2 सॉलिड के H2 गैस? क्या हाइड्रोजन की ड्यूटेरियम की ट्रिटियम? हाइड्रोजन। बड़ा सिंपल सा रूल था उन्होंने कि जो नेचर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में है नॉर्मल कंडीशन पे, वही उनका स्टैंडर्ड स्टेट है। क्लियर है? अब हर सब्सटेंस का अपना स्टैंडर्ड स्टेट होगा, हर सब्सटेंस का होगा, जिसे हम लास्ट में बाद में लिखते हैं। फिलहाल अब मुझे बताइएगा, हम निकालने वाले डेल्टा जी नॉट। क्या निकालने वाले? तो डेल्टा जी नॉट का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन, इन स्टैंडर्ड कंडीशन, इन स्टैंडर्ड कंडीशन। और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो जो भी सब्सटेंस होगा वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होगा। सोचो सोचो सोचो, जो भी सब्सटेंस होगा वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, और इसी स्टैंडर्ड स्टेट को आगे चल के कहा गया रेफरेंस स्टेट। इसे हर सब्सटेंस का रेफरेंस माना गया, इसे हर सब्सटेंस का रेफरेंस माना गया। तो इमेजिन करते हैं आपके सामने एक रिएक्शन है, ए प्लस बी बी से बना सी प्लस डी डी। कुल कितने सब्सटेंस है बेटा? ए बी। तो क्या ये सारे के सारे सब्सटेंस स्टैंडर्ड कंडीशन में हो सकते हैं? नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सारे सब्सटेंस अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में हैं और ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उस समय भी इसका कुछ डेल्टा जी होगा, और उसी डेल्टा जी को बोला गया डेल्टा जी नॉट। क्या बोला गया? बोलो डन। क्या है डेल्टा जी नॉट? स्टैंडर्ड कंडीशन वाला डेल्टा जी, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब समझ गए? अब सुनना, हमेशा कंडीशन स्टैंडर्ड हो कोई जरूरी? आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते कुछ रैंडम कंडीशन भी तो बता सकते हो। उस समय का क्या बोलोगे? डेल्टा जी बोलोगे कि डेल्टा जी नॉट? डेल्टा। अब दुनिया के हर सब्सटेंस का अपना डेल्टा जी भी होगा और कंडीशन स्टैंडर्ड आने पे डेल्टा जी नॉट भी होगा। ये वही वाली बात है, ई सेल भी होगा, ई नॉट सेल भी होगा। कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा तो ई नॉट सेल होगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगा तो ई सेल होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? थर्मो ने कहा दुनिया की हर रिएक्शन का डेल्टा जी भी होगा, डेल्टा जी नॉट भी होगा, और उसने कहा उन दोनों के मध्य एक बेहतरीन सा रिलेशन होगा। जानते हो क्या? डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। बहुत कुछ इसमें आपको पहले से ही पता है। डेल्टा जी का मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन नॉर्मल कंडीशन। डेल्टा जी नॉट का मतलब, डेल्टा जी नॉट का मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन। आर का मतलब जानते हैं, टी का मतलब जानते हैं, क्यों बोले तो रिएक्शन क्वोशिएंट। देखने में बिल्कुल के जैसा है, बस फर्क इतना है के एट इक्विलिब्रियम है और ये किसी भी टाइम पे बोलो यस
अच्छा सुनो ना मेरे बच्चों, क्या जब जीवन में आएगा इक्विलिब्रियम, जब जीवन में आएगा, बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे, जब जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा, सबसे अहम कंसेप्ट की ओर बढ़ रहा हूं, सुनिएगा। एट इक्विलिब्रियम सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, क्या डेल्टा जी बराबर 0 होगा? क्या वहां पे क्यू बराबर के होगा? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि डेल्टा जी नॉट 0 हो भी सकता है और नहीं। क्लियर है? आगे चल के जब मैं थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूंगा तो वहां आपको एक बात बताऊंगा। जब भी कोई सब्सटेंस अपने रेफरेंस स्टेट में होंगे, कहां होंगे? और रेफरेंस स्टेट का मतलब है जब वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, मतलब जब वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होंगे, तो थर्मो ने उनको रेफरेंस माना, और जैसा आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था, उसका ई नॉट सेल कितना माना था? 0। 0 था कि 0 माना था? 0 था कि 0 माना था? वैसे उन्होंने हर सब्सटेंस जो अपने रेफरेंस में है उन सब का डेल्टा जीएफ, यहां एफ का मतलब फॉर्मेशन है, इसे 0 माना, इसे 0। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं बताऊंगा, फिलहाल मान लेना ये कई जगहों पे 0 होता है, जो कई जगहों पे 0 है वो इक्विलिब्रियम का 0 हो कोई जरूरी। तो जब जीवन में आएगा इक्विलिब्रियम, क्या डेल्टा जी 0 होगा? डेल्टा जी, डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट, इसे करो 0, तो ये क्या बनेगा? डेल्टा, हाँ बोलो ना, ट्राई करो। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के। कोई लिखेगा नहीं, क्यों तो के बन गया ना, कोई लिखे मत लिखो ना बेटा एक सेकंड के लिए, वैसे भी कौन सा मैं लिख रहा हूं सर, माइनस आर टी एल एन के, हाँ या ना? अच्छा सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, ये क्या है? एल एन, कंफर्म। कंसेप्ट नंबर 1, आप सबको पता हो कि जो एल एन होता है क्या वही लॉग टू द बेस ई है? तो क्या मैं लिख दूं के बराबर डेल्टा जी नॉट? अच्छा नहीं समझोगे एक बार में, क्या मैं कह दूं आप सबके लिए एल एन के बराबर, बोर्ड देखना, एल एन के बराबर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, चलेगा? अब इसको उधर भेजो तो क्या ये ई की पावर बनेगा? तो सीधे बोलो क्या बनेगा, सीधे बोलो। हाँ, के बराबर ई की, क्लियर? ऐसा कुछ लिखा है, घबराओगे तो नहीं? अच्छा कितने बच्चे इसे लॉग बना लेंगे, लॉग में बोलो। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2 पॉइंट आर टी, क्या बात है, क्या ऐसा ही फॉर्मूला आप लॉग के फॉर्म में भी बना लोगे? अच्छा लॉग का मतलब टू द बेस, तो जरा बनाओ क्या बनेगा, के बराबर 10 की पावर, बोल ही नहीं रहे हो आप, सही है क्या? ये और ये सेम है क्या? ये और ये सेम है क्या? अच्छा बोर्ड पे आना, जरा लिखना नहीं, लिख लेना यार, बहुत आसान है लिखना। तो सुनो ना, इस इक्वेशन में ये क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम, पक्का? अगर कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाए, कितना हो जाए, क्या आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वन का मतलब समझते हो? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों, तो क्या मैं कह दूं उसका डेल्टा जी नॉट 0 होगा? अरे ये पता नहीं कितनी बार 0 होता है, ये तब भी 0 होता है जब के 1 होता है, ये तब भी 0 होता है जब कोई रेफरेंस स्टेट में होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया था, एक बंदे को डिसीज है, ए डिसीज है, बी डिसीज है, सी। ए का सिम्टम है आंखों का लाल होना, सर में दर्द होना, जी मिचलाना, याद है? तो आपके पास मरीज आया था, वही वाली बात, इसके तो कई सारे लक्षण है ना भाई, तो इसके 0 होने को कैसे कह सकते हो इक्विलिब्रियम है? क्या पता ये हो और क्या पता ना हो। बोलो डन। नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट, जहां पूरी एनसीईआरटी आपका ध्यान किस चीज का लिख लेना, आना जरा। आप सबको अभी तक मैंने जो फॉर्मूला बता दिया, कितना फॉर्मूला बताया सुनिएगा। एक डेल्टा जी का फॉर्मूला याद हो, डेल्टा एच माइनस, अच्छा मान लो कंडीशन हो गई स्टैंडर्ड, मान लो क्या होगी कंडीशन, स्टैंडर्ड मतलब, स्टैंडर्ड मतलब ये लिखा है टेम्परेचर 25, प्रेशर 1 बार, राइट? अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हो गई तो क्या ये हो जाएगा नॉट नॉट नॉट? अच्छा ये भी है नॉट, सो आई कैन से दिस नॉट बराबर दिस नॉट। अरे हाँ या ना? क्या मैं कह दूं डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन? अच्छा आपको एल एन से डर लगता है क्या? नहीं डरना चाहिए, एल एन से खा जाएगा भाई, है ना? सुनिए ना, माइनस 2.303 आर टी लॉग के, हाँ या ना? सारा पैसा खा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, डेल्टा एच नॉट, सुनिए ना, डेल्टा एच नॉट, अरे बोर्ड पे आना, बोर्ड पे आओ यार, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के, हाँ या ना? अब एनसीईआरटी क्या कहता है, मुझे पूरी क्लास ध्यान चाहिए। अगर किसी रिएक्शन का के 1 से बड़ा है, थोड़ा मुझे फील बता दो, अगर किसी रिएक्शन का के 1 से, तो सभी बच्चों को मैंने इतना तो पढ़ाया है, के बराबर पी बाई आर। अगर के 1 से यानी पी आर कम, सहमत हो?
मतलब मान लो किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर 3 है तो भाई साहब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। एनसीईआरटी ये कहता है, सुनिएगा, अगर किसी का के 1 से ज्यादा तो ये होगा पॉजिटिव, तो ये पूरा, यानी ये पूरा कंफर्म, ये पूरा। अब उसने कहा अगर ये पूरा नेगेटिव है, अगर ये पूरा, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, अगर ये, तो भले ये पॉजिटिव हो तब भी तो नेगेटिव कर ही देगा, और अगर नेगेटिव है तो सोने पे सुहागा। लेकिन अगर मान लो ये हो गया आपका पॉजिटिव, क्या हो गया, और डेल्टा एच बहुत ज्यादा, अच्छा बहुत ज्यादा नेगेटिव मतलब एक्सो के एंडो, तो थर्मो कहता है अगर कोई रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, क्या करता हूं, है ना, अंत में फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत एनसीईआरटी की डेप्थ बातें सुनिएगा। उसने कहा अगर कोई रिएक्शन मतलब डेल्टा एच उसका बहुत ज्यादा, तो आई एम डैम श्योर उसका के 1 से बड़ा है, एंड आई एम डैम श्योर उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, एंड आई एम डैम श्योर, मैं एक लाइन यहां बोल दूं, रिएक्शन इज वेरी वेरी हाईली एक्सोथर्मिक मस्ट हैव मोर टेंडेंसी फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये लाइन कहना था, ये लाइन बार बार यार में आता है और कई लोग इसे गलत कहते, बोले ऐसे कैसे बता देंगे, बता देंगे। इज दिस क्लियर? पहले से लिखो फिर नीचे पॉइंट लिखेंगे स्टार बना के। सर अब ये बताओ इसमें याद क्या करना है, मैं इसे नहीं समझ पाते सर। ये याद कर लो बेटा, बस ये वाला, बाकी ऐसे जस्ट फॉर फन था। क्या कह रहे हैं, क्या 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 सोच के हंस रहे, हमें बताइए। लिख लिया बेटा? हाँ, नीचे एक पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के। देखिए एक चीज बहुत गलत होती है, यही बैच या कोई भी बैच जब शुरू होता है तो शुरू में जो जोश होता है वो धीरे धीरे बच्चों खत्म होता है। अगर अपन इस पे काम कर लेना, बिलीव मी, सिलेक्शन का रेशियो हम सुधार दें। ये जो पाबंदियां होती है कि बच्चों को ना कहो, ना डांटो, ना बहो, अगर ये कंट्रोल हो जाए ना, तो आपको मजबूर किया जाने के लिए, अगर आप अगर लास्ट तक बच्चे चले उस रिदम से जैसे शुरू होते हैं, यकीन मानिए सिलेक्शन का रेशियो 70 से 80% बढ़ जाए। लेकिन वही है कि आधे अपने आप फैसला लेते हैं, न बच्चों को बोल सकते हैं, न टोक सकते हैं। बच्चा सर बोल दिया मुझे, जमाना अलग हो गया है। लेकिन दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। वो रिदम अगर बना रहे, हाँ बच्चे हैं, मन तो भटकता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, लेकिन अगर आप लास्ट तक चलते रहे ना, तो आपका रेशियो, प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। अगर कोई बच्चा दोबारा रिपीट करता है तो भी उसे फायदा तभी मिलता है जब उसने पहले साल पढ़ाई की, अदरवाइज मल्टीपल अटेम्प्ट्स कोई मतलब नहीं है। फासला बहुत बड़ा है तो भी आपको दोबारा अटेम्प्ट कोई फायदा नहीं देगा, फासले को छोटा करना पड़ता है, वो मेहनत से आएगा। बहुत सरल सा इक्वेशन है, मैं जो बातें कर रहा हूं प्रैक्टिकल बातें, समझ पा रहे हैं? तो सबसे बड़ा खेल होता है लास्ट तक उस रिदम से चलना जैसा शुरू किए थे। यही 90% बच्चा नहीं करता, 90%। और हमेशा हमेशा ऐसा होता है। और यकीन मानिए, अब हो सकता है कुछ बच्चे घर में कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो है, लेकिन इसे छोड़ दिया ना, आउट ऑफ रेस है, तो वो बच्चे 25 लाख पेपर जरूर देते हैं, लेकिन काम के कमी होते हैं, कंपटीशन कमी से है। दिस आई वांट टू से, लगे रहिए आखिरी तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यही पढ़ाई है जो सिलेक्शन देती है। बाकी सब आप पढ़ते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो सिलेक्शन का डिसीजन इन 4 महीनों से होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल। और इसमें बिगड़ गया तो आपकी सारी मेहनत, साल जो शुरू में खूब पढ़े थे 4 महीने, बेकार कर दिया आपने। लास्ट का ही मेन गेम है भाई, हमें अल्टीमेटली सिलेक्शन चाहिए, हमें अल्टीमेटली नंबर चाहिए, अल्टीमेटली कौन पूछ तुमने क्या किया है। तो ये लास्ट का जो फेज है उस पर तो काम करना है यार। क्या यहां तक सबको क्लियर है? नीचे एक पॉइंट लिखेगा स्टार बना के, एनसीईआरटी पॉइंट करके लिख देना, अ रिएक्शन हैविंग very high negative, a reaction having very high negative, a reaction having very high negative, very high negative delta H, a reaction having very high negative, मैंने वर्ड बोला याद रखना, a reaction having very high negative delta H must have K greater than 1,
must have k greater than 1 and more tendency for product formation, more tendency for product formation, more tendency for product formation. ये पूरी कहानी 99% बच्चा सीख जाता है, मगर एनसीईआरटी से एक स्टेप अहेड जाके एक कंसेप्ट, एक सवाल अपने एग्जांपल में देता है, जो एनसीईआरटी का आखिरी एग्जांपल है। ये जो आपके सामने डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है, आप सब लगाते हैं, खूब सवाल करते हैं, मगर भूल जाते हैं यहां जो के है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और यहां एक शर्त है, इस फॉर्मूले में केसी नहीं चलेगा, इस फॉर्मूले में केवल चलेगा केपी। क्या चलेगा? केपी। द बिगेस्ट ट्विस्ट इन दिस फॉर्मूला, कहीं नीचे लिख देना स्टार बना के, यहीं पे आपके 99% सवाल गलत हो जाएंगे। इस फॉर्मूले में केसी नहीं है मेरे बच्चों, केपी है। तो लिख देना डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आरटीएल एंड केपी, केसी नहीं चलेगा, केसी नहीं चलेगा। आइए कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट करते हैं आत्मसात। सबसे पहला बेहतरीन सवाल एनसीईआरटी का दे दूं कि रहने दो? तो पहला सवाल थोड़ा कठिन है, सीखिएगा, कैलकुलेशन छोड़ के कंसेप्ट सीखिएगा। बोलूं? एट 60 डिग्री सेल्सियस, एट 60 डिग्री सेल्सियस, एट 60 डिग्री सेल्सियस, N2O4 is 50% dissociated. N2O4 is 50% dissociated. N2O4 is 50% dissociated at 1 atm pressure. At 1 atm pressure. Then calculate delta G naught for the reaction. तो आपको रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट बताना है। देखिए सवाल अपने आप में बड़ा प्यारा सवाल है, एनसीईआरटी का सेलेक्टेड सवाल है, और प्रश्न क्या कहता है सीखिएगा। किसका डिसोसिएशन हो रहा है? N2O4 का। तो बच्चे को समझना होगा कि N2O4 का अगर डिसोसिएशन होगा तो N2O4 के डिसोसिएशन से बनेगा NO2। क्या बनेगा? अब बताओ, T बराबर 0 पे इसके हम कितने मोल मान ले? 1। कितने मानेंगे? 1। और अगर इसके 1 है तो तोड़ना कितना है? 50% की 60%? 50। तो यहां लिखूंगा 1 माइनस 0.5, यहां लिखूंगा 2 इंटू 0.5। क्या इतना सबको क्लियर है? अच्छा 1 माइनस 0.5 इसे कह दूंगा हाफ, इसे कह दूंगा 1। बोलो हाँ या ना? जब बच्चे को ये नहीं पता होता कि खेल यहाँ केसी या केपी का है, वो तुरंत यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता है, केसी बराबर 1 का होल स्क्वायर अपॉन हाफ। हेलो बताओ, हमें यहां केसी चाहिए कि केपी चाहिए? केपी। तो केसी से काम नहीं चलेगा, आपका आंसर नहीं आएगा। अब मुझे सवाल में केपी निकालना है, तो बच्चों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद होना चाहिए। क्या आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है? और अगर आपको याद हो तो केपी का हम फॉर्मूला लिखते थे, लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टोइशियोमेट्री इनटू पी टोटल बाय एन टोटल की पावर डेल्टा एनजी। याद आया? क्या सवाल में पी टोटल दे रखा है? क्या सवाल में पी टोटल दे रखा है? हेलो, प्रोडक्ट के कितने मोल है? 1। एक बार देख लो फिर लिख लेना, देख लो ना। 1 का स्क्वायर करूंगा, राइट, नीचे लिखूंगा हाफ की पावर 1। पी टोटल कितना होगा? 1। मोल टोटल कितना? 1 प्लस हाफ, 3/2। 3/2, तो ये 2 गया ऊपर। बोलो ना यार, कितना आया? 4/3। 4/3 एंड आंसर इज 1.33 ATM। हाँ या ना? अभी आपने क्या निकाला है? केपी। लेकिन सवाल आपसे केपी नहीं पूछा, डेल्टा जी नॉट पूछा। ये सवाल जब जब पेपर में आता है हमेशा बच्चा गलत करता है, और अभी तक कभी नीट में नहीं आया है। एक सॉल्ड एग्जांपल ये बचा है, चलेगा, कभी भी बन सकता है। ध्यान रखना, यहां खेल केसी का नहीं, यहां खेल केपी का है। तो अब केपी आ गया, फिर क्या था? कैलकुलेशन थी। तो आइए निकालते हैं। डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log के, -2.303 RT log के। यहां से सिंप्लीफाई करिए और डेल्टा जी नॉट निकालिए, -2.303। टेम्परेचर देखो 60, मैंने बोला डिक्टो एनसीईआरटी का सवाल उठाया है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेटर होगा, अगर यूज होगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आंसर सही बता दें। 60 डिग्री सेल्सियस जब आप सॉल्व करते हैं तो आता है 333, है ना? तो -2.303, आर क्या ले? जूल ले ले। -8.314 इंटू 333 लॉग 1.3 की वैल्यू दे रखी है प्रश्न में, 1.33 की वैल्यू होगी 0.12। यहां लिख दो 0.12।
कैलकुलेशन मुझे नहीं सिखाना है, मुझे कंसेप्ट सिखाना था कि देखो खेल यहां केपी का है, खेल यहां केसी का नहीं है। नहीं समझे? सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें, लगभग बता दें, जो बने उल्टा पुल्टा कुछ तो बता दें। 5 लाख 10 लाख जो आंसर आए। अच्छा, जब आप एनसीईआरटी के सवाल करें, थर्मोकेमिस्ट्री के सवाल करें, कैलकुलेटर का यूज कर ले, कोई समस्या नहीं। पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए, हाँ मैं सारे सवाल कर रहा हूं। कई बार बच्चा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के कारण सब्जेक्ट को छोड़ देता है, दैट्स वेरी रॉन्ग। चलेगा, 763 आता है शायद, चलेगा चलेगा। जब मुझे जो एनसीईआरटी का आंसर याद है वो आता है -763 जूल, राइट? हेलो, हाँ या ना? खैर, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, नीट में आएगा तो वो कैलकुलेशन, हालांकि आजकल वो सीधे सवाल एनसीईआरटी का उठा के दे देते हैं, तो ऐसा भी नहीं, इतना कैलकुलेशन नहीं मांगते, वो मांग सकते हैं एक सवाल में। चलेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो लैम्डा वाला सवाल सीधे उठा के दिया था, तो किया था कैलकुलेशन, हालांकि ऑप्शन से अपन सोच सकते हैं लगभग, लेकिन देते हैं। इज दिस क्लियर? लिखिएगा अगला सवाल, फटाफट लिखेंगे। इफ फॉर अ रिएक्शन, इफ फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 से बना 2NH3। if for a reaction, if for a reaction delta H is -20, delta H is -20 kilojoule per mole, delta H is -20 kilojoule per mole, delta S is 300 -300 joule per Kelvin, delta S is -300 joule per Kelvin. Then calculate the temperature, then calculate the temperature, then calculate the temperature of equilibrium, then calculate the temperature of equilibrium. तो आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताना है, then calculate the temperature of equilibrium. हाँ जी साहब, बन गया। चलिए, फॉर्मूला कौन सा लगाया है आपने? सवाल पूछा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आने दो, हाइपोथेटिकल सवाल है, जो वैल्यू आ रही आने दो। टेम्परेचर कितना लिखोगे? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना दे रखा है? -20। डेल्टा एस कितना? -300। बोलो क्या चेंज करूं? ऊपर वाला किलो जूल है, नीचे वाला जूल है, तो या तो किलो जूल को जूल बना लो, या तो जूल को किलो जूल बना। 1000 तो ऊपर ही आएगा, बोलो हाँ या ना? इसे किया सॉल्व, तो बोलो आंसर कितना आया? जो भी आया 200/3 66.66 क्या केल्विन। एक मिनट, ये कौन सा टेम्परेचर है? तो अगर मैं आपसे इसे में स्पॉन्टेनिटी पूछता तो क्या बोलते हैं? 66, 66 की उससे नीचे? बहुत बढ़िया, दोनों होंगे कम तो उससे कम, दोनों होंगे प्लस तो उससे ज्यादा, फॉर स्पॉन्टेनिटी। इज दिस क्लियर? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, A + B से बना C, A + B से बना C, डेल्टा E बराबर -3 किलो कैलोरी, डेल्टा E बराबर -3 किलो कैलोरी पर मोल, डेल्टा U -3 किलो कैलोरी पर मोल, डेल्टा S is 10 कैलोरी पर केल्विन, delta S is 10 calorie per Kelvin. Temperature is 400 Kelvin. Temperature is 400 Kelvin. Then calculate delta G. Then calculate delta G. तो सवाल आपसे कहता है डेल्टा जी बताइए, हिंट दे दूं क्या? ठीक है फिर,
मुझे लगता है सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एच। अच्छा, जो हमसे पूछा है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो डन। अब मुझे तार कहां जोड़ने होंगे, सबसे पहले डेल्टा एच निकालना पड़ेगा। तो आइए डेल्टा एच निकाल ले। डेल्टा एच का फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यूनिट का विशेष ध्यान रखना, डेल्टा यू किसमें है, किलो कैलोरी। डेल्टा यू किसमें है, किलो कैलोरी। साथ में सॉल्व करते रहें। डेल्टा यू किसमें है, किलो कैलोरी। डेल्टा एन जी क्या होगा, 1 - 2 यानी -1। आर कितना, 2। टेम्परेचर कितना, 400। अच्छा, आपने दो क्या लिखा, कैलोरी की किलो कैलोरी, ये कैलोरी है ना बेटा, तो किलो कैलोरी बनाने के लिए 1000 से करो डिवाइड, इसे करो सिंप्लीफाई। बोलो कितना आया, -3.8 किलो कैलोरी। डेल्टा एच आ गया। अब आगे करिए सॉल्व, फटाफट कैलकुलेशन ही है। बहुत बढ़िया, पूरी क्लास से बनना चाहिए, और अगर ये बनने लगा तो मान लो आपने थर्मो सीख लिया। जैसा कि मैंने पहले कहा, यही 2 लेक्चर से सवाल आते हैं, एंट्रोपी और डेल्टा जी, उसके चक्कर में ही सब पढ़ना पड़ता है। डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच, क्या सर ने डेल्टा एच निकाल लिया, माइनस टी डेल्टा एस। एक गलती और करूंगा, देखते कौन बताता है। हाँ सर, ये -3.8 किलो कैलोरी, और ये अपना कैलोरी है, तो इसे 1000 से डिवाइड करना। बहुत बढ़िया बच्चों, इसका ध्यान रखा तो आंसर आ गया, एंड आंसर इज नथिंग बट -7 पॉइंट किलो। अच्छा, डेल्टा जी नेगेटिव आया कि पॉजिटिव, इसका मतलब स्पॉन है कि नॉन स्पॉन। बहुत बढ़िया, दे दो अगला सवाल। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, वैसे सबसे बन गया था ना। लिखो A2 प्लस B2, A2 प्लस B2 से बना 2AB3, ऐसे हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। A2 प्लस B2 से बना 2AB3 if delta H naught is equal to, if delta H naught is equal to -800 kilojoule per mole, if delta H naught is equal to -800 kilojoule per mole, then calculate delta G naught for the reaction, then calculate delta G naught for the reaction at 500 Kelvin, then calculate delta G naught for the reaction at 500 Kelvin. Then calculate delta G naught for the reaction at 500 Kelvin. और रिएक्शन के साथ सबकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी दी है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ A2 50 किलोजूल पर मोल, 100 किलोजूल पर मोल, 150 किलोजूल पर मोल। समझ गए क्या? मुझे लगता है सबसे पहले क्या निकालोगे, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। बहुत बढ़िया, सोचो सोचो सोचो, समय दिया। याद करो डेल्टा एस वाली क्लास, गैस है तो क्या करेंगे, रिएक्शन है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। करिए, जल्दी जल्दी सोचिए। हाँ जी साहब, आया आंसर? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? पूरी क्लास का आंसर क्यों नहीं आया? क्या मोमेंटम फॉर्म लगा रहे हो क्या? तो फिर भाई आओ जरा। अच्छा, आप क्या करते हो, सबसे पहले आपसे जो पूछा उसका फॉर्मूला लिखोगे। तो क्या आप लोगों को डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला नहीं याद आया? डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अच्छा, डेल्टा जी नॉट किसका, रिएक्शन का, तो डेल्टा एच नॉट किसका, रिएक्शन का। टेम्परेचर किसका, रिएक्शन का। डेल्टा एस नॉट किसका, रिएक्शन का। तो मुझे रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट पता है, यस, लेकिन मुझे रिएक्शन का डेल्टा एस नॉट नहीं पता। तो सबसे पहले रिएक्शन का डेल्टा एस नॉट निकालिए। कैसे निकालोगे, समेशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। याद आ रहा है? तो प्रोडक्ट कौन है, AB3, 2 इंटू 150 कितना, 300 माइनस 150, हाँ या ना। तो ये कितना आया, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, किलो जूल। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा जी नॉट निकालते हैं, यार आसान है मेरे बच्चे। डेल्टा एच नॉट -800, टेम्परेचर कितना बोला है, 500,
अरे हाँ या ना, इंटू 150। ना 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 ना, अगर वो मैंने दे दिया, सवाल ने दे दिया, जो दिया उसको सॉल्व करो। हाँ आप मुझसे आर्ग्यूमेंट करोगे सर ये कैसा बैलेंस नहीं, उसने दे दिया तो लिख दिया। मैं एक लाइन बोला हाइपोथेटिकल है, क्या वर्ड बोला? तो उसने जो दिया है मान के चलो, आपको अपने से नहीं करना है। ऐसा कभी सवाल नहीं देगा नीट में, आज तक कभी देखा आपको बैलेंस करना पड़ा? ये 9th क्लास में होता है। अब आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है, उसी को मान के चलना पड़ता है। हाँ जब हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है बेटा बैलेंस करो। आपको कभी आज तक नहीं ना इक्विलिब्रियम में बैलेंस कर, क्योंकि आपके पास तो मनमानी है बैलेंस करने की। वो ऐसे कभी नहीं देगा, राइट? जो गिवन है उसी को सच मान के करना पड़ता है। फिलहाल कितना आंसर आया? पूरी क्लास जल्दी से। -75 पक्का? न्यूटन की जूल। लिखो एक आखिरी सवाल, आगे बढ़ते हैं फिर। इफ नहीं कर पाए क्या? मुश्किल है बहुत। लिखिए इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, if equilibrium constant for a reaction, if equilibrium constant for a reaction at 27 degrees Celsius, if equilibrium constant for a reaction at 27 degrees Celsius is 10 की पावर 5, is 10 की पावर 5, then calculate delta G naught for the reaction in calorie, then calculate delta G naught for the reaction in calorie। अब एक मिनट, सर ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना के सी बोला ना तो जो बोला है मान लो के पी है और शुरू हो जाइए, चलेगा? फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए लाला। बोलो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला याद है? -RT ln K, लेकिन सवाल करने के लिए एल को लॉग बनाना पड़ेगा। -2.303 RT log K, -2.303 R लिखो 2, टेम्परेचर लिखो 300, log 10 की पावर 5 आंसर सुनना है मुझे। किलो कैलोरी बोल दो ना, जब 6000 में चल रहा बटे 1000 कर दो। 6.9 किलो कैलोरी चलेगा, माइनस साइन के साथ। नहीं सीखे तो कहानी का निष्कर्ष था फील वगैरह एक तरफ। अब आप इस काबिल हैं कि फटाफट किसी भी सवाल का डेल्टा जी नॉट बता सकते हैं। इज दिस क्लियर? बढ़ूं आगे? अगर समझ पाए प्यारे बच्चों तो आपसे मैं डेल्टा जी की एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं। प्रॉपर्टी क्या है आओ समझाता हूं। इमेजिन करते हैं, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा जी। इमेजिन करते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है। चलो पहला कंसेप्ट तो आपसे मैं पूछ लेता हूं, आप सब काइनेटिक्स पढ़ के बैठे हो। इमेजिन करते एक रिएक्शन है ए से बनना बी, एक रिएक्शन है बी से बनना सी, एक रिएक्शन है सी से बनना डी। पहली वाली रिएक्शन का डेल्टा जी है -50, दूसरी वाली रिएक्शन का डेल्टा जी है -100, तीसरी वाली रिएक्शन का डेल्टा जी है -200। मान लो कितनी रिएक्शन आपको दिखाई दे रही? लिख लो बेटा लिख लो। पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन। ठीक, पहला सवाल वो आपसे पूछेगा विच रिएक्शन इज द फास्टेस्ट वन। बताओ सबसे तेज कौन है? हाँ सच में? ये लालच हमें मत देना सर, है ना, कि डेल्टा जी ज्यादा निगेटिव है तो ज्यादा स्पॉन है, ज्यादा स्पॉन है तेज होगी, ऐसा नहीं है। स्पॉन्टेनिटी अलग चीज है, स्पीड अलग चीज है। स्पीड बताने का काम काइनेटिक्स का है। आप मुझे रफ्तार रफ्तार बताओ, ये बताओ, रेट कांस्टेंट बताओ तो हम बताएं, हाँ या ना? तो विच रिएक्शन इज फास्टेस्ट लिख देना, कैन नॉट प्रिडिक्ट, नहीं बता सकते हैं। कैन नॉट प्रिडिक्ट बाय लुकिंग एट डेल्टा जी। डेल्टा जी को देख के आप स्पीड नहीं बता सकते। पहला कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा कंसेप्ट, इमेजिन करते हैं आपके सामने एक रिएक्शन है ए से बना डी। क्या है रिएक्शन? और ए से बना डी, इसका जो डेल्टा जी है वो है मान लो पल भर के लिए पॉजिटिव। कैसा है? अच्छा एक बात बताओ, अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ये स्पॉन है कि नॉन स्पॉन? हाँ कंफर्म? मेरा कंसेप्ट यह है कि जो नॉन स्पॉन है उसे भी कराया जा सकता है, उसकी कर दे कपलिंग ऐसे रिएक्शन के साथ जो स्पॉन है। लिसन लिसन लिसन, जो नॉन उसे भी कराया जा ऐसी रिएक्शन के साथ जो, तो मैं ए से डी नहीं बनाऊंगा,
मुझे बनाना डी है, और किससे बनाना, तो मैं सीधे एसिडी नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसी रिएक्शन का इस्तेमाल करूंगा कि जिसको कपल करने से मुझे एसिडी मिल जाए। या सरल भाषा में, क्या मैं ऊपर तीनों रिएक्शन को जोड़ दूं? और अगर मैं ऊपर वाली तीनों रिएक्शन को जोड़ देता हूं तो बच्चा बताए, क्या बी से बी कैंसल, सी से सी, क्या मुझे एसिडी मिल गया? यानी इसे कह दूं पल भर के लिए रिएक्शन नंबर 4, पहले सुन लो फिर लिख लेना, 4 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो डेल्टा जी कितना आएगा बता दो, -50 -100 -200, यानी माइनस, क्या अब इसका डेल्टा जी निगेटिव हो गया? तो इसे बोलते हैं अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन बी मेड स्पॉन्टेनियस बाय कपलिंग इट विद अ रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस। उसे उसके साथ कपल कर दें जो स्पॉन्टेनियस है, तो वो भी हो जाएगी। पहले आपकी केमिस्ट्री में चैप्टर था जिसका नाम है मेटलर्जी, हम नहीं पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ाते थे एलिंगम डायग्राम। क्या पढ़ाते थे? तो वहां ये कंसेप्ट बहुत यूज होता था कि फैक्ट्रीज में जब कोई मेटल अपने आप रिड्यूस नहीं होता है, उसको ऐसे इनडायरेक्ट वे में कराते हैं कि वो अपने आप फिर हो जाए। इसे कहते हैं, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा जी में, लिख दो स्टार बना के, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है बाय कपलिंग इट विद, by coupling it with, by coupling it with reaction which is spontaneous, which is sufficiently spontaneous, ऐसा वर्ड लिखना, by coupling it with reaction which is sufficiently spontaneous। क्या ये वर्ड समझे हो? क्या पता इसका डेल्टा जी ऐसा होता, किसी का प्लस होता तो क्या पता ओवरऑल जुड़ के प्लस हो जाता, तो इतना सफिशिएंट हो कि वो निगेटिव हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जैसा बोर्ड लिखा लिख लेना, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों, यहां पे थर्मोडायनेमिक्स होती है समाप्त, और अब यहां शुरू होगी थर्मोकेमिस्ट्री। क्या शुरू होगी? थर्मोकेमिस्ट्री का पहले अंदाज समझिए, किसी चीज को पढ़ना है ना, पहले उसके नेचर को समझो, उसकी प्रकृति को समझो, उसको पढ़े कैसे। चलेगा? बढ़ूं आगे? अच्छा, अपने कितने लॉस पढ़े एक बार समराइज कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सभी बच्चों ने ज़लॉट पढ़ा है? ज़लॉट हमें किसके बारे में बताता है? टेम्परेचर के बारे में। क्या आप सबने फ्लॉट पढ़ा है? एनर्जी का हिसाब किताब, हाँ या ना? इसे कहते हैं एनर्जी का कंजर्वेशन, या कह दो एनर्जी का हिसाब किताब। चलेगा? क्या आप सबने स्लॉट भी पढ़ लिया? स्लॉट हमें हीट के फ्लो की डायरेक्शन बताता, बोलो हाँ या ना? हीट के फ्लो की डायरेक्शन। और प्यारे बच्चों, अब बाजार में आता है एक नया नियम जिसका नाम था क्लॉट। क्या नाम था? बोले तो थर्ड लॉ, लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मो। एक लाइन लिखे रहो, हालांकि अपने सिलेबस में लिखा तो नहीं है, मगर एनसीईआरटी में भी है, और जेई में कुछ उन्होंने ऐसा पूछा था एक थ्योरेटिकल सवाल, इसलिए लिखे रहिए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मो। थर्ड लॉ ऑफ थर्मो क्या कहता है? वो कहता है कि मान लो मेरे सामने यहां पे एक सब्सटेंस है, हमने कहा ठीक है साहब मान लिया, अब ये सब्सटेंस है और इसका टेम्परेचर है मान लो 300 केल्विन, कितना है? और इसकी एंट्रोपी ऐसे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, पूरी क्लास से एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं टेम्परेचर, तो बताइए टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? यानी जो S2 होगा वो S1 से बड़ा होगा। तो थर्मो कहता है अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ रही है लाला, तो टेम्परेचर के घटाने से एंट्रोपी घटनी भी तो चाहिए। तो लोगों ने कहा हाँ यार, तो बोले टेम्परेचर घटाइए घटाइए घटाइए, और टेम्परेचर घटाते घटाते कर दीजिए 0 केल्विन। कितना कर दीजिए? टेम्परेचर घटाते घटाते, तो सोचो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? बोलो ना। और थर्मो कहता है एंट्रोपी घटते 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 ये हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी? उसने कहा एट 0 केल्विन। क्या बोला उसने? एट 0 केल्विन। जिसे अटेन कर पाना आसान नहीं है। एट 0 केल्विन एंट्रोपी ऑफ, एंट्रोपी ऑफ, एंट्रोपी ऑफ, बोलना चाहोगे? सब्सटेंसेस बिकम्स, गलत, ओनली फॉर प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ओनली फॉर। कॉपी में कैसे लिखना? पहले ये लिख लेना, फिर नीचे एक लाइन लिखना। तो एक छोटा सा जनरल नॉलेज है, याद रखे रहना भाई, 4 लॉ है, सब क्या बताते हैं एक याद रखना है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे काम का ये दोनों है, फ्लॉट और स्लॉट। नीचे की लाइन लिख लेना।
बोलूं? एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन, इसे बोलते कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो। एट 0 केल्विन ओनली फॉर प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। एट 0 Kelvin only for pure crystalline substance, only for pure crystalline substance, entropy becomes zero, entropy becomes zero। जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उनकी एंट्रोपी जीरो हो जाती है, लेकिन आप जानते हैं यह ब्रह्मांड भरा पड़ा है एक्सेप्शन से। आप जो भी नियम बनाएंगे वहीं तुरंत अपवाद मिल जाते हैं। तो एनसीईआरटी फिर कहता है कि हां ऐसा होता तो है, लेकिन जो बात करें सुपर कूल्ड लिक्विड की, या तो सुपर कूल्ड लिक्विड की बातें करें या तो लिक्विड सॉल्यूशन की बातें करें, उनमें ऐसा नहीं होता। वो कहता है, जैसे कि एग्जांपल लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, तो थोड़ा फील करना, समझ में आए तो हाँ कहना। कार्बन मोनोऑक्साइड मान लो इस रूम में, और आप इसका टेम्परेचर घटाते घटाते कर दो 0 केल्विन, तो 0 केल्विन करोगे तो रैंडमनेस कम होगी, वाइब्रेशन कम होगा, अंत में बिल्कुल जीरो वाइब्रेशन है मान लो। तो एनसीईआरटी कहता है कि नहीं भाई, ऐसा है कि जब आप लास्ट में उसे सॉलिड बना देते हो ना, तो सीओ का एक मॉलिक्यूल, सीओ का एक मॉलिक्यूल, सीओ का एक मॉलिक्यूल, सीओ का एक, कहीं बीच में हो जाते हैं उसी। तो अगर बीच में हल्का सा भी उल्टे हो गए तो आप कैसे बोल दोगे एंट्रोपी जीरो है? कुछ ना कुछ तो व्यवस्था ही गई ना यार। हेलो, उसने कहा हां, मात्र प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में उसमें भी नियम है, सबका हो कोई जरूरी नहीं। बहुत अब पाया गया कि कुछ सब्सटेंस में एंट्रोपी जीरो हो जाती है एट एब्सोल्यूट जीरो। ये इसलिए नया है क्योंकि थर्मो एक ही वक्त कहता था कि दुनिया में जो है वो अव्यवस्था के साथ है, दुनिया में जो है वो किसी का नहीं होना ही पूर्ण व्यवस्थित होना है। और आज वो कहता है कि नहीं, अगर कोई सब्सटेंस 0 केल्विन पे है तो उसकी एंट्रोपी कितनी है? जीरो, ओनली फॉर प्योर क्रिस्टल। परफेक्टली सब कुछ ऑर्डर था। हेलो, इसलिए इसे जानना जरूरी हो जाता है कि उसने ऐसा कोई नियम बनाया है। तो जैसे कि एक्सेप्शन हो गया CO एंड CO2, उनमें ऐसा फॉलो नहीं होता। एक्सेप्शन हो गया NO एंड NO2, उसमें ऐसा फॉलो नहीं होता। एक्सेप्शन हो गया मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, उसमें ऐसा फॉलो नहीं होता। सर क्या हमें याद रखने होंगे? याद कर लोगे तो वाह वाह, नहीं करोगे तो हवा हवा, वाह का उल्टा। अरे वाह का उल्टा हवा ना यार, पूरा उल्टा नहीं करना, आप फिर है को भी उल्टा लिखो है, ऐसा थोड़ी होता है यार। हाँ जी साहब, यहां पे सारे लॉ खत्म होते हैं, यहां पे थर्मो खत्म होती है। कॉपी में सुनहरे अक्षरों डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग थर्मो केमिस्ट्री। अच्छा, सबसे पहले थर्मो केमिस्ट्री का नेचर समझना है, राइट? बढ़ू आगे। कितने लॉ पढ़े आपने? 4। मुख्य कितने पढ़े? 2, फ्लॉट और स्लॉट, और स्लॉट जाने रहना, ट्लॉट जाने रहना, चलेगा। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग थर्मो केमिस्ट्री। अच्छा, नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है क्या? थर्मोडायनेमिक्स अब केवल कहां चलेगी? अच्छा, जानते हो थर्मोकेमिस्ट्री को मार्केट में एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं एनर्जेटिक्स। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा हॉस्टल में कहता भाई मेरा एनर्जेटिक्स हो गया, और दूसरा कहता अरे मेरा तो हुआ ही नहीं। अरे भाई, थर्मोकेमिस्ट्री एनर्जेटिक्स से चलेगा। ऐसा होता है अक्सर बच्चों के बीच, एनर्जेटिक्स ने पढ़ाया नहीं, हट यार मेरे नंबर कम आएंगे। अब अपनी ताकतों पे फोकस करें, है ना? जितना पढ़ा है वो बहुत है, इक्का दुक्का सवाल फंसता है, आप समझते ही नहीं हो इस चीज को। वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, और जितना अभी तक पढ़ा है वो सारा याद है तो भी 100% सिलेक्शन है, चलेगा। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री है क्या? एक लाइन लिखे, पढ़ना शुरू करते हैं। पहली बात, इसको नेचर समझ लो। शुरू में ये थोड़ा सा आज और कल के आधे घंटे में हल्का थ्योरेटिकल होता है, फिर धीरे धीरे इसमें रंग आना शुरू होता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स था। शुरू में लगता है सर क्या सिस्टम, क्या सराउंडिंग, क्या प्रोसेस, क्या ये वो स्टेट फंक्शन, अंत में एंट्रोपी और गिब्स आते आते उसका कंक्लूजन होता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी होता है, लेकिन जब तक वो लैंग्वेज नहीं समझोगे, वो भाषा नहीं समझोगे, तब तक आप इसको नहीं समझोगे। तो पहले मैं आपको डिटेल कहानी बताऊंगा, और थर्मोकेमिस्ट्री इतनी आसान है, मैं कह दूं इसे मैं 5 मिनट में खत्म कर दूं। कितने मिनट में? तो भी आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। तो शुरू में उसका जो डेप्थ है, वो जो कहते हैं कि एक एक बिंदु है जहां से वो सवाल बनाते हैं, वो सीखना है तो उसके लिए आपको हर चीज को सुनना होगा। अदरवाइज न्यूमेरिकली 3 बातें याद रखनी है, फटाफट सवाल बनेगा, मगर वो सवाल में लगाना कैसे है ये सीखना बड़ी बात है, चलेगा। तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट थर्मोकेमिस्ट्री, एक लाइन लिखना जरा। इट डील्स विद, इट डील्स विद, अच्छा थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता था? मोमेंटम से कि फोर्स से? एनर्जी चेंज। इट डील्स विद एनर्जी चेंज, इट डील्स विद एनर्जी चेंज इन केमिकल सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब उसने एक वर्ड बोला, केमिकल सिस्टम। ये केमिकल सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी चेंज से डील करता है। तो आपके मन में 2 सवाल, सर सराउंडिंग तो समझ में आता है, ये आपने नया तूफान केमिकल सिस्टम क्या बनाया?
तो हम जब भी कोई सवाल मन में आता था हमेशा किसके पास जाते थे? हमने कहा सर, क्या बोला? सर व्हाट इज दिस केमिकल केमिकल सिस्टम? उसने बोला अरे वही जिसे तुम रिएक्शन कहते थे। हमने कहा ये क्या था? अरे वही जिसे कभी कहते थे या तो होगा फिजिकल। याद आया क्या? उसने कहा जब भी किसी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन का और सराउंडिंग के साथ जो एनर्जी का चेंज होता है उसी का जो स्टडी है वही थर्मोकेमिस्ट्री है, वही थर्मो। हमने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले देखो एक रिएक्टेंट है, कौन है ये, और इससे बना प्रोडक्ट। क्या बना? तो आपने बर्तन में क्या रखा मान लो, और उससे क्या बनाया? तो जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या अपने आप बन जाएगा? या तो सराउंडिंग से एनर्जी, आप अगर गैस में रखते हो तो सराउंडिंग से दे रहे हो, और या तो खुद वो एनर्जी रिलीज करेगा। बोले ये केमिकल सिस्टम सराउंडिंग के साथ कैसी एनर्जी का एक्सचेंज करता है उसी स्टडी का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। क्या नाम है? थर्मोकेमिस्ट्री। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो क्या इसमें कुछ एनर्जी का चेंज हुआ है? बोलो ना यार। और वो जो एनर्जी का चेंज है उसी को नापने के लिए आप लिखते हैं डेल्टा एच। क्या लिखते हैं? और डेल्टा एच का, डेल्टा का मतलब था फाइनल माइनस, डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस, दिस इज फाइनल, दिस इज। तो क्या दुनिया में हर रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन होगा? दुनिया में हर रिएक्शन का? अच्छा अगर किसी इंसान का नाम है तो नाम से पुकारोगे, और अगर उसका नाम नहीं जानते तो क्या कहोगे? ओए है, कुछ नहीं तो इंसान तो कहोगे ना, अरे ओ इंसान इधर आ, हाँ या ना। वही कहानी यहां है, अगर आप रिएक्शन का नाम जानते हैं तो नाम बताइएगा, और नाम नहीं जानते तो रिएक्शन कह के पुकारिएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तो आप कुछ भी नहीं जानते है ना, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं C+O2 से बना CO2, तो बोलो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको आप कुछ नहीं तो क्या बोलोगे? कंबस्शन तो जानते हो ना। तो मान लो एक बच्चा क्लास में बैठा, उसे ये भी नहीं पता कंबस्शन क्या है, अरे भाई वो तो रिएक्शन बोलेगा ना। थर्मो कहता ना, ऐसे नहीं किसी को भी मुंह उठा के रिएक्शन बोल दोगे, ऐसे नहीं जिसकी आंख नाक पांव दिखे बोल दोगे इंसान है। इंसान होने की शर्त है, इंसान होने की शर्त। हमने कहा क्या शर्त? बोले अगर कोई रिएक्शन है, सुनिएगा ना, हाँ सुनिएगा, अगर कोई रिएक्शन, तो उसने यहां पे एक वर्ड बोला, उसने कहा आज हम जिस रिएक्शन की बात करेंगे, मुझे उम्मीद आप लोग लिख तो रहे होंगे ना। उसने कहा आज हम जिस रिएक्शन की बात करेंगे उसका नाम है थर्मोकेमिकल रिएक्शन, उसका नाम है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। मतलब आप किसी भी रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, आप जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं दे आर नोन एज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। जिसे आपने रिएक्शन माना है शायद वो अलग हो और शायद ये डेफिनेशन अलग हो। तो हमने फिर पूछा सर व्हाट इज दिस थर्मोकेमिकल रिएक्शन? उसने कहा अगर कोई रिएक्शन बैलेंस है, मतलब इंसान होने की पहली कंडीशन है दिमाग होना चाहिए और काम भी करना चाहिए, है ना? समझ पा रहे हैं क्या? तो उसकी पहली कंडीशन है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई बैलेंस नहीं है, आप ऐसे रिएक्शन लिख दो तो वो क्या पता रिएक्शन कहलाने की हकदार ही नहीं। उसने कहा द फर्स्ट कंडीशन शुड बी बैलेंस। बैलेंस होने के साथ सभी रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट का, लिखते चलेंगे, सभी रिएक्टेंट का, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट लिखा होना चाहिए। हाँ ये बात अलग है कि जैसे हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते थे तो कहते थे ना कि किसी भी सेल रिएक्शन के नीचे बढ़िया फिजिकल स्टेट लिखा हो, धीरे धीरे तो हम बस लिख देते थे जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 से बना। नियम एक तरफ जब लिखेंगे तो कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप कागज में रिएक्शन को लिख रहे हैं तो वो बैलेंस होनी चाहिए, सबका फिजिकल स्टेट लिखा होना चाहिए, और रिएक्शन के बगल में डेल्टा एच भी लिखा होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें लिखी हैं तो ही उसे हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे, नहीं तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रिएक्शन लिख देता हूं N2 प्लस H2 से बना अमोनिया, तो बताओ ये रिएक्शन कहलाने की हकदार है कि नहीं है? नाम वाम एक तरफ, नाम वाम, ये रिएक्शन ही नहीं है, ये रिएक्शन ही, क्योंकि रिएक्शन होने की पहली कंडीशन है बैलेंस हो। लेकिन अगर मैं आपके सामने तो ऐसे क्रॉस किया मतलब ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने रिएक्शन लिख दूं, देखना बोर्ड पे, H2 प्लस हाफ O2 से बना H2O, तो बताओ ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? क्यों कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन की पहली शर्त है, और दूसरी शर्त है सबका फिजिकल स्टेट लिखा होना। इसके पीछे कारण था थर्मो का। थर्मो ने कहा आगे चल के लिखवाऊंगा कि फिजिकल स्टेट बदल जाएगा तो एनर्जी भी बदल। इसे ऐसे समझो ना, H2 प्लस O2 से आपने बनाया H2O, H2O लिक्विड बनाओगे तो कुछ और एनर्जी आएगी, H2O गैस बनाओगे तो कुछ और एनर्जी आएगी। तो अगर तुम मुझे फिजिकल स्टेट नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगा कौन सी एनर्जी है?
इसीलिए फिजिकल स्टेट लिखना भी जरूरी है। क्लियर है? फिर उसने कहा कि ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, क्या ये अपने आप में थर्मोकेमिकल रिएक्शन है? एज पर डेफिनेशन कितने पेपर में पास होना है? 3। बैलेंस भी होना, सबका फिजिकल स्टेट भी लिखा होना चाहिए और डेल्टा एच भी स्पेसिफाई होना चाहिए। तो मान लो मैंने बगल में लिख दिया डेल्टा एच बराबर -285 किलो जूल पर मोल। क्या अब ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है? हाँ है। इज दिस क्लियर? ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री लिखते चलना, समराइज करते चलना बहुत आसान है। ये छोटी छोटी बातों को सीख गए तो ही प्रेडिक्शन आएगा। ठीक है। तो जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम केमिकल रिएक्शन और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री पढ़ने थर्मोकेमिकल वर्ड को समझना पड़ेगा। अब दुनिया में जितनी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन थी, अब मैं रिएक्शन वर्ड नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? दुनिया में जितनी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन थी, किसी का डेल्टा एच निगेटिव था तो किसी का डेल्टा एच, तो किसी को बोला एक्सो। इस पे बातें हमने ऑलरेडी चैप्टर इक्विलिब्रियम में कर ली है। फिर भी एक बार लिखे रहा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। दुनिया में जितनी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन है वो 2 प्रकार की होंगी। या तो होगी एक्सोथर्मिक, या तो होगी एक्सोथर्मिक, या तो होगी एंडोथर्मिक। आप सबको मैंने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का मतलब बताया। आप सबको मैंने केमिकल काइनेटिक्स में भी एक्सो एंडो बताया। तो सीधे एक सवाल पूछूंगा, एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच नेगेटिव, एंडोथर्मिक का डेल्टा एच पॉजिटिव। एक सवाल पूछ लूं क्या? लिखो जरा एक छोटा सा सवाल। सवाल है, ए प्लस बी से बना, ए प्लस बी से बना ए बी लिक्विड, ए प्लस बी से बना ए बी गैस, ए प्लस बी से बना ए बी लिक्विड, ए प्लस बी से बना ए बी गैस। एक बात बताओ, क्या दोनों का रिएक्टेंट सेम है? यानी दोनों का जन्म एक ही जगह से हुआ, यानी ये दोनों बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही मास्टर से पढ़ते थे, लेकिन दोनों जो बने हैं वो एक ही बने कि अलग बने? तो दोनों के अंदर एनर्जी सेम होगी कि अलग? बहुत बढ़िया, यही थर्मो है। आपको इसको फील करना है। भले बने एक ही से, मगर बना अलग है तो एनर्जी भी अलग होगी, क्योंकि हर चीज के होने न होने का कारण एनर्जी। अब यहां बना लिक्विड, यहां बना गैस। पल भर के लिए मान लेते हैं, मैंने कहा इसका डेल्टा एच है -285 मान लो, और मैंने कहा इसका डेल्टा एच है -242 मान लो। अब थोड़ा फील करना, एनर्जी रिलीज है कि एब्जॉर्ब? तो जब ये बना तो कितनी उड़ गई? क्या उड़ गई? कहां से उड़ गई? तो थी कहां? उड़ कहां से गई? सुनो ना, वो वहां नहीं गया, अभी मैं वहीं चल रहा हूं धीरे धीरे, है ना। कहां से उड़ी? कितनी उड़ी? यानी पहले जितनी भी रही, मुझे नहीं पता कितनी थी, मगर जितनी भी रही उससे 285 कम हो गई। डन? यानी जब ये बना तो कितना कम हुआ, और जब ये बना तो कम हुआ। ज्यादा कम कहां हुआ? लिक्विड में कि गैस में? विच इज मोर स्टेबल? पक्का? पक्का? ये दिमाग में नॉर्मल आ गया ना? एक बात बताओ, ये भी लिक्विड और ये गैस है, ये दोनों एक्सो है क्या एंडो? तो इनको बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? अगर ये एंडो होता तो? अच्छा, एंडो होता तो क्या एनर्जी अब्सॉर्ब करके बनता? तो जितने भी एंडोथर्मिक प्रोडक्ट होंगे क्या उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, और जितने एक्सोथर्मिक होंगे उनके पास एनर्जी। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछूं, अगर मुझे बॉम्ब बनाना है, क्या बनाना है? हाँ ये बताओ सर, ये बढ़िया है। अगर मुझे बॉम्ब बनाना है, अगर मुझे बॉम्ब बनाना है तो जो कंपाउंड है उनके अंदर एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वो एंडोथर्मिक कंपाउंड होने चाहिए कि एक्सोथर्मिक? तो क्या मैं कह दूं ऑल एंडोथर्मिक कंपाउंड्स आर एक्सप्लोजिव इन नेचर? यस। टीएनटी, अरे हाँ या ना, नाम सुना होगा। ये जितने भी एक्सप्लोजिव कंपाउंड है उनके पास एनर्जी है, मतलब उन्हें आपने एंडोथर्मिक तरीके से बनाया है। ये फील है, ये कंसेप्ट है, इसे आप रट नहीं सकते हो, ये फील करना पड़ेगा। चलेगा? फिलहाल मेरा प्रश्न क्या है, लिख लेना एक सवाल, विच इज मोर स्टेबल। आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है, विच इज मोर स्टेबल। तो बच्चा बच्चा बता देगा, बेटा बता दोगे? विच इज मोर स्टेबल, लिक्विड की गैस? सर लिक्विड। कहीं साइड में बादल बना लिख देना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट
एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन से एंडोथर्मिक प्रोडक्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन से एंडोथर्मिक प्रोडक्ट, है ना। तो कई बार वो ऐसी भाषा बोलेगा, कंफ्यूज मत होना। एंडोथर्मिक रिएक्शन से एंडोथर्मिक प्रोडक्ट, और जितने भी एंडोथर्मिक प्रोडक्ट होंगे दे आर एक्सप्लोजिव इन नेचर, दे आर एक्सप्लोजिव इन नेचर। लॉजिक बड़ा सिंपल था क्योंकि उनके पास एनर्जी है। क्लियर है बच्चे? देखा जाए तो इस चैप्टर में एक ही काम करना, बार बार निकालना डेल्टा एच, बार बार निकालना डेल्टा एच, मगर डेल्टा एच का निकालने का तरीका क्या होगा ये सीखना है। ठीक, तो जब हम डेल्टा एच निकालेंगे ना तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ बातों का। ये कुछ ऐसा है, जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था तो सर ने कहा था इलेक्ट्रोलिसिस दो प्रकार का, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या क्या बना, फिर पढ़ेंगे कितना कितना बना। अब याद करो यार, रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ा क्या क्या बना, फिर पढ़ा कितना कितना। याद है क्या? क्या क्या बना कई बातों पे निर्भर करता है। सबसे पहले जानो, इलेक्ट्रोड के बदलने से बदल जाएगा। क्या बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं ये सब होने इन द सेम वे, अभी बता रहा हूं ये सब होने वाला है। जब होगा तो उसको दिखाऊंगा, चलेगा। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एच। बढ़ू आगे, डेल्टा एच ऑफ एनी रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर, delta H of any reaction depends on several factors। किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है वो कई फैक्टर पे निर्भर करता है। कॉमन सेंस लगाते चलना, बताते चलना, कुछ आपको पता है कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहली रिएक्शन की कंडीशन, सबसे पहले रिएक्शन की कंडीशन, रिएक्शन बोलेगा बॉम्ब कैलोरीमीटर यानी कांस्टेंट, और जैसे बोले कांस्टेंट समझ जाना वही होगा डेल्टा। अरे यार, सवाल बोले कांस्टेंट प्रेशर, समझ जाना वही होगा डेल्टा एच। आंख बंद करके प्रश्न मत करना, चेक करना रिएक्शन की कंडीशन क्या है। कंडीशन के बदलने से डेल्टा एच बदल जाएगा। आप निकालोगे डेल्टा एच, क्या पता भाई ने पूछा हो डेल्टा यू, तो कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है साहब, रख लेंगे। नंबर वन, नंबर टू, ए भाई डेल्टा एच एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? तो मात्रा पे निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? मतलब अगर आपने यहीं पे आज 1 मोल बनाया है तो इतना आया, 2 मोल बनता तो इतना ही आता क्या? मात्रा के बदलने से भी डेल्टा एच बदल। तो जब भी सवाल करेंगे ध्यान रखेंगे 1 मोल बोला कि 2 मोल बोला कि 3 मोल बोला कि 10 ग्राम बोला कि 20 ग्राम बोला, क्योंकि मात्रा के बदलने से डेल्टा एच बदल। वी हैव टू केयरफुल विद अमाउंट, हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या बदलेगा, क्यों बदलेगा, सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं ये सब होने वाला है। बोलो बेटा ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आपने फिजिकल स्टेट बदला तो भी डेल्टा एच बदल जाएगा। कैसे? आओ मैं समझाता हूं, आओ मैं समझाता हूं, जरा बोर्ड पे आना। आगे क्या, H2 प्लस O2 से बना H2O लिक्विड, H2 प्लस O2 से बना H2O गैस। मसाला सेम है, यस सर। प्रोडक्ट सेम है, यस सर। अरे मेरी सारी बातें बेकार है क्योंकि थर्मोकेमिकल रिएक्शन ही, पहले इसको थर्मोकेमिकल रिएक्शन होना, उसके लिए बैलेंस होना। क्या बैलेंस हो गया? अब मेरी बातें यहां चलेंगी, हाँ या ना? बैलेंस होना पहली शर्त है, बैलेंस होना। अब वही है, सबको फिजिकल स्टेट पता है तो मैं नहीं लिखूंगा, पर अगर किताब लिख रहा होता तो लिखता बढ़िया सजा के, हाँ या ना? अरे चलेगा भाई। अब सुनना ध्यान से, क्या यहाँ पे सेम रिएक्टेंट है? रिएक्टेंट है सेम तो एनर्जी भी है। तो जब प्रोडक्ट भी सेम बना तो क्या एनर्जी सेम रिलीज होनी चाहिए? लेकिन सच बताओ एनर्जी सेम रिलीज होगी कि नहीं होगी? प्रोडक्ट केमिकली सेम है मगर दोनों का फिजिकल स्टेट अलग है, तो डेल्टा एच को भी अलग होना पड़ेगा। क्या बदलेगा, क्यों बदलेगा, कैसे बदलेगा, सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं, ये सब होने। सवाल करते समय आंखें खुली रखना, फिजिकल स्टेट के बदलने से आंसर बदल जाएगा। एक ही चीज देख के ये मत सोचना आंसर सेम आएगा।
बोलो डन। छुटपुट ये फैक्टर 3। मुझे जो आप सबका ध्यान चाहिए, एक फैक्टर और लिख ले, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एलोट्रॉप्स। अगर हम ग्रेफाइट लेंगे तो कुछ और एनर्जी आएगा, डायमंड लेंगे तो कुछ और एनर्जी आएगा। कैसे, देखो जरा बोर्ड पे। हमने ग्रेफाइट को जलाया O2 में, हमने ग्रेफाइट को जलाया। कार्बन के बगल में जब भी जी लिखूं बेटा, ग्रेफाइट है, गैस मत मान लेना। और अगर हमने कार्बन डायमंड को जलाया, डायमंड कोई जलाएगा क्या? हम जलाएंगे बेटा। अगर हमने डायमंड को जलाया तो जरा सुनिएगा, प्रोडक्ट है सेम, यस सर। ये भी है CO2 गैस, ये भी है CO2 गैस, ये भी है O2 गैस, ये भी है O2 गैस, सी ग्रेफाइट सी डायमंड। बोलो सब सेम है कि कुछ अलग है? और अगर कुछ भी होगा अलग तो एनर्जी होगी, क्या बदलेगा, क्यों बदलेगा, कैसे बदलेगा, सब बताऊंगा। अभी तो बस इतना कहने वाला हूं, ये सब होने। चलो ठीक है, ये सारी हो गई छुटपुटिया फैक्टर। तो कई बार थ्योरेटिकल फैक्टर आते हैं, क्या अमाउंट बदलने से बदलेगा, यस। फिजिकल स्टेट बदलने बदलेगा, यस। कंडीशन बदलेगा, यस। इलेक्ट्रॉन बदलने बदलेगा, यस। चले, अब जो कहने वाला हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बढ़ूं आगे, लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। बच्चों लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। कैसा लग रहा है आपको? सिलेबस खत्म होने वाला है। यार समोसा तो खिलाया आपको, ऐसे मत बोलो। हाँ, कब खिलाया है? मैंने नहीं खिलाया समोसा। वाह, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। आप समोसा नहीं खिलाया? बर्थडे वाले दिन भूल गए? वाह वाह। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। लिखो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। वाह, ऐसे मतलब क्या गारंटी है दोबारा खा के फिर भूल जाओ तो? अगली बार खा के मैं स्टाम्प में लिखवाऊंगा आपसे, है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। चलिए, अगला जो फैक्टर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड बिलीव मी, इस पे वो एक बार सवाल दे चुके हैं, हमेशा नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा फैक्टर है जो पूरे सिलेबस में नेग्लेक्टेड होता है। अब कंसेप्ट क्या है सुनिएगा। टेम्परेचर के बदलने से, पहले पॉइंट लिखना, टेम्परेचर के बदलने से डेल्टा एच बदलेगा। टेम्परेचर के बदलने से, टेम्परेचर के बदलने से डेल्टा एच बदलेगा। जानते हो, जब आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा, वॉन हॉफ इक्वेशन, जब आपने सॉल्यूशन पढ़ा, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जब आपने कोई भी अरहेनियस इक्वेशन पढ़ा, आपने कभी टेम्परेचर के बदलने से डेल्टा एच का बदलना नहीं माना। और आज ये पॉइंट जैसे आता है, अगर एक बहुत सीरियस थॉट वाला बच्चा है, वो तुरंत कहता है सर फिर तो हमने जो पढ़ा सब लगभग ऐसा रहा। किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं कि टेम्परेचर के बदलने से डेल्टा एच बदल, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व पाया गया, ये बहुत कम वेरिएशन होता है। और क्योंकि वेरिएशन बहुत कम होता है, इसीलिए इसे हमने बाकी जगहों पे नेगलेक्ट किया था। लेकिन सच्चाई में अगर कभी थ्योरेटिकल सवाल बने कि क्या टेम्परेचर के बदलने से डेल्टा एच बदलेगा, तो आंसर है यस। आंसर है यस। चलेगा, कहीं साइड में बादल बना के लिखना, कहीं साइड में बादल बना के लिखना। ये बहुत छोटा चेंज होता है, ये बहुत छोटा चेंज होता है, इसीलिए ये बहुत छोटा चेंज होता है, इसीलिए ये बहुत छोटा चेंज होता है, इसीलिए इसीलिए वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, इसीलिए वॉन्ट ऑफ इक्वेशन और क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लिख दूं, इसीलिए वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन, अब नहीं भूलो शायद, क्लॉसियस क्लैपेरॉन। अरे क्लैपेरॉन, हाँ या ना? खैर, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन वॉन्ट ऑफ इक्वेशन में हमने नेग्लेक्ट किया था। लिख लेंगे, हमने नेग्लेक्ट किया था, हमने नेग्लेक्ट किया था, राइट। तो याद रखना, अगर कभी थ्योरेटिकल सवाल बने, किरचॉफ इक्वेशन पे आ चुका है सवाल, आ चुका है आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं अभी तक नहीं आया है, राइट। तो आपको याद रखना है कि हाँ, टेम्परेचर के बदले में बदल जाता है। और इसको समझाने के लिए जिस साइंटिस्ट ने काम किया, उनका नाम था किरचॉफ। तो इस इक्वेशन का नाम है किरचॉफ इक्वेशन। थोड़ा समझिएगा, लास्ट में एक फॉर्मूला आएगा, सिंपल सा, उसे याद करना होगा। उसके पहले बोर्ड पे आना जरा। हमारे सामने एक रिएक्शन है, सबका ध्यान बोर्ड पे। हमारे सामने एक रिएक्शन है, सब लोग देख रहे हैं। अब रिएक्शन में कुल कितने आपको सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं? 4। तो सर ने क्या बोला कि हर रिएक्टेंट के अंदर एनर्जी कंटेंट है, हर प्रोडक्ट के अंदर। इसकी भी इंथैल्पी है, इसकी भी इंथैल्पी है, इसकी भी इंथैल्पी, इसकी भी है।
तो टेम्परेचर के बदलने से सबकी इंथैल्पी बदलेगी। तो आपने कहा कि मान लो साहब, सबका ध्यान बोर्ड पे, आपने कहा अच्छा डेल्टा एच का फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी, तो कहूं मैं डेल एच ए बराबर एनसीपी ए डेल टी, कंफर्म। ऐसे आप बोलो मैं डेल एच बी कैसे लिखूं, बोलो एनसीपी बी। अब ऐसे बोलो मैं डेल एच सी कैसे लिखूं, हाँ कोशिश करो कोशिश करो, एन इंटू डेल टी, ये कैसे लिखूं, चलेगा। हमें निकालना है डेल्टा एच में वेरिएशन, क्या निकालना है, ध्यान सुनिएगा। तो डेल्टा एच मतलब फाइनल माइनस, फाइनल है सी और डी, इनिशियल है, और ये होगा पर मोल पर मोल पर मोल पर मोल पर मोल पर मोल। तो मुझे मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए का मोल ए है, बी का मोल बी है, सी का मोल सी है, कंफर्म। तो जब मैं डेल्टा निकालूंगा मतलब चेंज, तो चेंज मतलब फाइनल माइनस, फाइनल मतलब प्रोडक्ट, इनिशियल मतलब, सीधे लिख रहा हूं, लिखूं कैसे बनेगा देखना, सब ना सबका स्टोइशन में लिख रहा हूं, डी इंटू सीपीडी डेल टी है ना, प्लस सी इंटू सीपीसी डेल टी, कंफर्म है, बहुत बढ़िया। माइनस, कोशिश करो, ए इंटू सीपीए डेल टी प्लस बी इंटू सीपीबी। क्या डेल टी को इंटीग्रेट करूंगा डेल्टा टी बनेगा, बनेगा। तो आपने क्या किया, डेल्टा टी कॉमन ले लिया, जैसे डेल्टा टी कॉमन लिया तो आप सबके सामने ये बना, बस ये आपने कॉपी में लिखना है। तो मैं कह दूं डेल्टा एच बराबर समेशन सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन सीपी ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा टी को नीचे भेज दो, बोलो डन। नहीं समझे? और इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में और लिख दूं, इसे मैं कह सकता, जरा बोर्ड पे देखना, डेल्टा एच टी टू माइनस डेल्टा एच टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। और इसे आज से हम बोलना शुरू करेंगे, पहले देख लो फिर याद करा देता हूं। डेल्टा एच टी टू माइनस डेल्टा एच टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, इसे हम आज से कहेंगे सीवी ऑफ रिएक्शन, सॉरी सीपी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सीपी ऑफ। कोई मुझसे पूछे सीपी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, तो क्या बोलोगे, समेशन सीपी ऑफ माइनस समेशन सीपी ऑफ। अभी सवाल में सिखाता हूं, ये जो आपके सामने है कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट देखो। सर ने T1 का डेल्टा एच T1 दिया, सर ने बोला 27 कितना था, 127 पे निकालो। तो इसका पता इसका नहीं निकालोगे, बस हमें उसके लिए क्या पता होना चाहिए। और सीपी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सारी सीपी दी होगी, सॉल्व करके निकालना होगा, विशेष ध्यान यूनिट का रखना होगा। अच्छा रुको जरा, अगर यहीं पे होता डेल्टा यू, क्या होता, तो यहां सीपी होता कि सीवी, तो डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा यू टी टू माइनस डेल्टा यू अपॉन बराबर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? आप ये फॉर्मूला लिख ले तो भी काम चलेगा, मैंने थोड़ा बता दिया आया कहां से, बच्चों को लगता है सर कहां से आया बताओ, तो बता दिया, आपको अल्टीमेटली फॉर्मूला याद रखना है। इसी प्रकार से अगर ये होता डेल्टा यू, तो मैं कहता डेल्टा यू टी टू माइनस डेल्टा यू टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन बराबर सीवी ऑफ रिएक्शन। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सीपी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, सीबी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, मैं जब भी लगा दूं समेशन, समझ जाना स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई होगा, समझ जाना स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई होगा। तो आइए एक छोटे से सवाल के माध्यम से कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। लिख लो, फॉर्मूला सबको याद हो गया। देखो वही मैंने कहा कि चीजें आसान है, लेकिन जो डेप्थ बातें ना छोटी छोटी, जब ये आती हैं तो फिर कोई नहीं बचाता है, इसलिए हमें सब पढ़ना होगा। वन शॉट होता बेटा वो सवाल कराएं खत्म, है ना, फॉर्मेशन कंबशन, लेकिन ये सब बातें भी आपको सीखनी है। बढ़ूं आगे, लिखिएगा एक छोटा सा सवाल और पूरी क्लास को देना है जवाब। बोलूं, लिखिए एक सवाल, आप सबके सामने एक रिएक्शन है, हाफ A2 प्लस हाफ B2 से बना AB, इसका डेल्टा एच एट 27 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 किलो जूल दे रखा है। पूरा लिखा हूं क्या, इफ डेल्टा एच एट दिस इज डेल्टा एच एट 27 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 किलो जूल, देन कैलकुलेट डेल्टा एच एट 127 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चा तुरंत समझ जाए कि सर ने किसी दूसरे टेम्परेचर पे पूछा है ना,
मतलब किरचॉफ इक्वेशन चलेगा। अब नीचे कुछ दे रखा है, लिख लो। सीपी ऑफ ए बराबर 8 जूल पर केल्विन पर मोल। सीपी ऑफ बी बराबर या चलो ऊपर वाले को 6 लिख लो, 6 इसे लिख लो 8, और सीपी ऑफ ए बी बराबर 15 जूल पर केल्विन पर मोल। सबका सीपी दिया है, ए का, बी का, ए बी, टेम्परेचर दिया है, डेल्टा एच T1 दिया है, डेल्टा एच T2 पूछा है। आराम से फॉर्मूला लगाओ, मुझे यकीन है आपसे बनेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अपडेट रहना, कुछ क्लासेस अगर खाली का शेड्यूल ऐसा मुझे मिला बैठाने का कि ज्यादा हो पाए तो वो मैं इन्फॉर्म करूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है? तो एक बार टेलीग्राम चेक करते रहना। हाँ, क्या कह रहे हैं? मोबाइल चलाने को बोल रहे हैं सर? पढ़ने को बोला तो कभी नहीं फॉलो किया। सही कहा, निगेटिविटी तेजी से फैलती है ना, तभी कहते हैं, ऐसा किताबों में लिखा होता है कि नेगेटिव इज मोर पावरफुल देन पॉजिटिव। इसीलिए हल्का सा नेगेटिव भी डोमिनेट कर जाता है। जैसे आजकल यूट्यूब में दुनिया भर के वो नहीं चलते, आजकल क्या ट्रेंड चला है, नहीं शॉर्ट नहीं, वो क्या, वो जो बुराई करते हैं दूसरे, क्या बोलते हैं उसे, रोस्ट है ना। तो वो बहुत तेजी से, बिकॉज दैट्स नेगेटिव, तो नेगेटिव चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं, इससे आपको बचा के रखना है बेटा। हाँ जी साहब, आंसर भी बताना है आपको आज ही बताना था सर। हाँ, डेल्टा एस T2 माइनस डेल्टा एस T1 अपॉन T2 माइनस T1 बराबर, कोई मुझे सीपी ऑफ रिएक्शन बता दे बस। सच में गलती तो नहीं करी आपने? लाला ये जूल में है, वो किलो जूल में है, बच के रहना बेटा। आओ जरा, हम निकाल रहे हैं सीपी ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट कितना, 15, रिएक्टेंट कितना, 6/2 3, 8/2 4। यस, गड़बड़ है क्या? चलेगा ना? 4 3 7, 15 माइनस 7 कितना आया, 8। क्या न्यूटन? जूल पर, आप यूनिट भूल जाते हो, वही गड़बड़ होता है। फिर कहोगे थर्मोकेमिस्ट्री में आंसर नहीं मैच कर रहा, यूनिट का ध्यान रखना। अच्छा, सीपी 8 आ गया, राइट। डेल्टा एस T2 हमें पता नहीं है, डेल्टा एस T1 कितना, -100। एक गलती यहां बच्चा करता है, माइनस रखना भूल जाता है, हुई होगी गलती। T2 कितना लिखूं, 127 केल्विन में करोगे तो भी वही आएगा, सेल्सियस करोगे तो भी, डिफरेंस दोनों सेम होता है, राइट। पर आपको ध्यान रखना है, यहां 100 और ये कितना आया, 8। बोलो मैं सही कर रहा हूं गलत? गड़बड़, उसे किलो जूल बनाना पड़ेगा। चलेगा? बटे 1000 कह दूं, चलेगा ना? अब सॉल्व करो, भागे भागे आंसर आएगा। तो डेल्टा एस T2 100 ऊपर गया, कितना, 0.8 माइनस कितना आया, 99.2 किलो जूल। इज दिस क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।